बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे पुनः टीएमसी की समस्या कम नहीं हो रही है, उस पर बातें करूंगा। आपको तो ज्ञात ही है कि टीएमसी के एमएलए में भयंकर बगावत हो गई है। 59 एमएलए ने बगावत कर दी है और ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में वह दावा पेश किया है कि हम ही असल तृणमूल कांग्रेस हैं, और स्पीकर ने उसको एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन का ये भी डिक्लेयर कर दिया है, यानी उसी को तृणमूल कांग्रेस ओरिजिनल माना है। अब ममता जी कहां रही? अब इसमें एक और घटना घटी। इनको डर हुआ कि कहीं और न कहीं हमारे पार्टी के से ही रिजोल्यूशन करके ने भेज दे कि हम ही ओरिजिनल टीएमसी है, इसलिए उसने सभी कमेटियों को भंग कर दिया और आज फिर नए कमेटी का गठन किया। कमेटी का गठन तो नहीं किया है, केवल हेड का नाम बता दिया है। उसमें अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताई है, चंद्रिमा भट्टाचार्य जी को पश्चिम बंगाल यूनिट का अध्यक्ष बनाई है, अपने चहेते अपने भतीजे को पुनः राष्ट्रीय महासचिव बना दिए हैं। सायोनी घोष को, वही सायोनी घोष जो प्रसिद्ध हृदय मझे काबा नैन मदीना वाली को बना दिया है यूथ विंग का अध्यक्ष। इसी तरह से सभी पोजीशन बांट दिया है, लेकिन कमेटी नहीं गठित की है, राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा नहीं की है कि उसमें कौन कौन रहेंगे। तो उनको कहा ना, यही डर था कि कहीं पार्टी के ही अधिसंख्य एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को रिजोल्यूशन लेके अगर भेज दे तो फिर तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए कमेटी को ही भंग कर दिया है। लेकिन उससे उनकी समस्या कम नहीं हो रही है, उनके दर्द कम नहीं हो रहे हैं। अब ये एमएलए लोग कहां जाएंगे? असल में भाजपा उसको लेने को तैयार नहीं है। अगर भाजपा लेने को तैयार हो जाए तो और अधिक मेंबर उसके टूट सकते हैं, क्योंकि भाजपा को तो 2/3 मेजोरिटी है वहां के विधानसभा में, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो ये तमाम जो उसके एमएलए जो कैंडिडेट भी थे और जीते भी हैं, ये सब के सब तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। यही जो ऋतव्रत बनर्जी है, उनका चरित्र बहुत ही संदेहास्पद रहा है। पहले एसएफआई के थ्रू वह सीपीएम में घुस गए, सीपीएम में घुस करके राज्यसभा मेंबर हो गए। उनका लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा बना लिए अपना, जो सीपीएम को नागवार गुजरा, और एक सेक्सुअल असॉल्ट के भी केस इन पर हुआ, तो वह फिर सीपीएम से तृणमूल में चले गए, अब तृणमूल से एक अलग हो गए, यानी घाट घाट का पानी पिए हैं। इनका कोई भी स्टेबल चरित्र कभी नहीं रहा है। तो जब शाहजादे ऐसे हैं तो हरामजादे कैसे होंगे, उसका अनुमान कर सकते हैं। जितने एमएलए लोग हैं सब किसी न किसी भ्रष्टाचार, किसी न किसी फिजिकल ऑफेंस, किसी न किसी मार धार, खून खराबा में लिप्त थे। तो उनको लेने पर बीजेपी की बदनामी भी होगी, उसका जो ब्रांड वैल्यू है वह खो जाएगा, और उसकी जरूरत है भी नहीं, इसलिए वह लेने को बिल्कुल अभी तैयार नहीं है। साथ ही साथ कुछ आपने देखा, टीवी पर देखा होगा कि कट मनी लौटा रहे हैं। अब कुछ लोग जो देखा कट मनी लौटा रहे हैं, तो जितने लोग कट मनी लिए थे सब पर जनता धावा बोलना शुरू कर दिया है। पूरा तृणमूल में तूफान आया हुआ है, सब तरह से उनके एक से एक सिपह सालार उनको छोड़ रहे हैं। केएमसी के कोलकाता मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के जो अध्यक्ष थे फरहाद हकीम, जो इनके राइट हैंड कहे जाते थे, उन्होंने भी इस्तीफा कर दिया है। इधर पता चला है कि विधाननगर का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन था वह भी इस्तीफा कर दिया है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है।
लेकिन सबसे बड़ी टूट की जो आशंका है और जो बीजेपी को जरूरत भी है वह एमपी की। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि 20 एमपी टूटने को तैयार हैं, लेकिन अधिक से अधिक एमपी को वह तोड़ लेना चाहते हैं। इसका तो उसी समय इंडिकेशन मिल गया था जब काकोली घोष ने पार्टी के खिलाफ बगावत की और उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी, जबकि वह न तो तृणमूल कांग्रेस के अंदर कोई पद धारण की हुई थी और न ही बीजेपी के अंदर कोई पद धारण की हुई थी, फिर भी उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी। खैर ठीक ही किया, तृणमूल कांग्रेस तो गुंडों का अखाड़ा ही था, तो उस पर कोई हमला हो सकता था, इसलिए उस पर वाई श्रेणी की सुरक्षा उसको प्रदान कर दी। तो अब आपको ज्ञात है कि बीजेपी को तो 240 ही एमपी है। अगर ये 20 एमपी या 22 एमपी अगर उसमें चले जाते हैं तो बीजेपी को एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी।